गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे कल के लेक्चर में हमने बात करी थी राजनीतिक भूगोल की परिभाषा के बारे में। ठीक है, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि राजनीतिक भूगोल जो है वो उसका विषय क्षेत्र क्या है, राजनीतिक भूगोल में हम क्या क्या पढ़ते हैं उन सब के बारे में। तो अगर हम राजनीतिक भूगोल के विषय क्षेत्र को अगर हम देखें तो राजनीतिक भूगोल जो है वो राज्य, किसी भी राज्य विशेष का और उसके प्राकृतिक वातावरण के बीच में जो संबंध है उसको व्यक्त करता है, उसके बारे में बताता है। ये जो संबंध है एक राज्य का और उसके प्राकृतिक वातावरण का, ये दो रूपों में पाया जाता है। एक होता है आंतरिक संबंध, यानी कि एक राज्य विशेष का उसके अंदर, उस एक राज्य विशेष के अंदर ही किस प्रकार का प्रशासन व्यवस्था है, कैसे वहां पे प्राकृतिक संसाधन मौजूद है, उपलब्ध है, कैसे वहां पे शक्ति के साधन, खनिज साधन आदि उपलब्ध है, वहां की जनसंख्या कैसी है, ये सब तो उसकी हो गई आंतरिक उसके संबंध के बारे में। कि उसके आंतरिक संबंध में हम क्या पढ़ेंगे कि एक राज्य के आंतरिक भाग में ही, उसके अंदर ही किस प्रकार का वहां पर प्रशासन व्यवस्था है, वहां पर कैसे उसके संसाधन उपलब्ध है उसके पास, और कैसे वहां के जनसंख्या की संरचना है। दूसरा संबंध होता है एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ। ठीक है, मतलब उसके दूसरे राज्यों के साथ किस प्रकार के मैत्रीपूर्ण संबंध है या द्वेषपूर्ण संबंध है, उन सब के बारे में। तो इस प्रकार एक राज्य का जो संबंध होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतरिक संबंध राज्य विशेष का, और दूसरा हो गया एक राज्य का दूसरे राज्यों के साथ संबंध का। आधुनिक राज्य में तीन प्रमुख तत्व हैं। पहला हो गया क्षेत्र, दूसरा हो गया मानव, और तीसरा हो गया राजनीतिक व्यवस्था। इन तीनों तत्वों में से अगर एक भी तत्व का अभाव हो, मान लो क्षेत्र नहीं है, मानव और राजनीतिक व्यवस्था है, तो भी एक राज्य का अस्तित्व नहीं रह सकता। क्षेत्र और राजनीतिक व्यवस्था है किंतु मानव ही नहीं है, तो भी एक राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। और क्षेत्र भी है, मानव भी है, किंतु कोई राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं है, तो भी वो राज्य अस्तित्व नहीं रखेगा, उसका विकास नहीं होगा। तो इस प्रकार किसी भी एक तत्व के अभाव में राज्य का अस्तित्व रहित हो जाता है, और विश्व में कोई भी दो राज्य एक समान नहीं होते हैं। दो राज्यों का जो वातावरण है, यानी कि उनका जो प्राकृतिक वातावरण है, भौगोलिक वातावरण है, जो वहां पे संसाधन उपलब्धता है, वो सब कुछ ना कुछ विभिन्नता रखते हैं, उनमें समानता, एक समानता नहीं होती है। तो राज्य की शक्ति संपन्नता और उसकी निर्बलता किस पर निर्भर करती है? राज्य विशेष के भौगोलिक वातावरण के द्वारा निर्धारित होती है, उस पर निर्भर करती है। अतः राजनीतिक भूगोल जो है इसका क्षेत्र भी बहुत अधिक व्यापक है। किंतु राजनीतिक भूगोल में जो अध्ययन की इकाई है वो है राज्य। जैसे मानव भूगोल में अध्ययन की इकाई क्या होती है? मानव, मनुष्य को केंद्र में रखा जाता है और उसके बाद मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार राजनीतिक भूगोल में अध्ययन की इकाई क्या है? राज्य। राज्य को केंद्र में रखते हैं और फिर अध्ययन किया जाता है। किंतु विश्व में कोई भी राज्य अकेले सरवाइव नहीं कर सकता, अकेले उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, जैसे मनुष्य अकेला सरवाइव नहीं कर सकता है, उसको औरों के साथ उसके जो सामाजिक संबंध होते हैं वो आवश्यक होते हैं, इसी प्रकार एक राज्य जो है उसका भी अस्तित्व एकाकी नहीं है, अकेला वो सरवाइव नहीं कर सकता है। अतः संपूर्ण विश्व का अध्ययन जो है वो एक प्रकार से राजनीतिक भूगोल का विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप क्या समझे, राजनीतिक भूगोल के अध्ययन की इकाई तो है राज्य, किंतु राज्य अकेले अपना अस्तित्व नहीं रख सकता, इसीलिए उसको अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। तो राजनीतिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो बहुत अधिक विस्तृत हो जाता है, लगभग संपूर्ण विश्व जो है वो इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। राजनीतिक भूगोलवेता जो है वो वर्तमान दशाओं के प्राचीन स्वरूप की पृष्ठभूमि से संबंध स्थापित करके भविष्य का मार्ग जो है उसको प्रशस्त करते हैं, उसको निर्धारित करते हैं। यानी कि राजनीतिक भूगोलवेता जो उनका क्या काम है कि वर्तमान दशाओं, वर्तमान जो स्वरूप है उसकी पृष्ठभूमि में किससे संबंध स्थापित करते हैं? जो उसका प्राचीन स्वरूप था, और
वर्तमान स्वरूप की जो पृष्ठभूमि है उसको इस प्रकार निर्धारित करके वो भविष्य के लिए मार्ग जो है वो प्रशस्त करते हैं। अगर आप अब ये डायग्राम अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें देखो राजनीतिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसमें राष्ट्र, राज्य, नीति निर्धारण और शक्ति संचयन, इन सबका जो पारस्परिक संबंध का अध्ययन है वो राजनीतिक भूगोल में हम करते हैं। ये यहाँ पर आप देखें तो ये जो स्क्वायर वाला हिस्सा है पीछे जो जा रहा है ये हमारा दर्शा रहा है राज्य को, और जो ये सर्कल वाला हिस्सा है ये हमारा दर्शा रहा है राष्ट्र को। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हैं। ये राज्य हो गया, ये राष्ट्र हो गया। इसमें ये जो है ये दोनों है उपराष्ट्रीय इकाइयां, ये है स्थानीय संचेतनाएं, और ये थर्ड ये निर्णय करता। अब इनके ऊपर ये जो स्थिति और उसका विस्तार है राज्य विशेष का, फिर यहाँ पे ये नीति निर्धारण। ठीक है, तो राज्य की स्थिति और विस्तार के यहाँ पे वहां के जो राजनीतिक तो नीति निर्धारित करते हैं किस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय समझौतों और नीतियों से संबंधित, और ये इसके ऊपर क्या डिपेंड करता है कि जो राजशक्ति है राज्य विशेष की उसका ये निर्धारक कारक है। अब नीति निर्धारण जो है ये ही यहाँ पर नीतियों का निर्धारण किया था उपनिवेशीय और जो क्षेत्र है उसका उसके बारे में, और ये इससे प्रभावित होता है जनसंख्या जो है, जनसंख्या संसाधन का जो विकास है राज्य विशेष का वो। तो इस प्रकार ये जो सारी चीजें हैं ये आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, और इन सब के बारे में राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। राष्ट्र, राज्य, नीति निर्धारण और उसके जो शक्ति संचयन है उनके बारे में। अब अगर हम राजनीतिक भूगोल के विषय क्षेत्र की बात करें तो राजनीतिक भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है उसका विषय क्षेत्र है उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। राज्य के भौगोलिक विस्तार और भौगोलिक वातावरण का अध्ययन, जिसके अंतर्गत राजनीतिक सीमाओं का अध्ययन शामिल है। यानी कि राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसी भी राज्य विशेष का जो भौगोलिक विस्तार है, कहाँ तक वो फैला हुआ है, उसका भौगोलिक वातावरण किस प्रकार का है, वो भी हम राजनीतिक भूगोल में पढ़ते हैं। और हर राज्य की सीमाएं होती है, राजनीतिक सीमाएं होती है, प्राकृतिक सीमाएं होती है, तो राजनीतिक सीमाओं का अध्ययन भी राजनीतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर हम देखें अगर सेकेंड किसी राज्य के प्राकृतिक साधन, ठीक है, हर राज्य के पास अपने स्वयं के प्राकृतिक साधन होते हैं, मानवीय संसाधन होते हैं। तो किसी भी राज्य के जो प्राकृतिक संसाधन है जिसके अंतर्गत आता है हमारा राज्य विशेष की स्थिति, उसका आकार, उसका विस्तार, वहां पर किस प्रकार के खनिज संसाधन उपलब्ध है, कैसे शक्ति के संसाधन उपलब्ध है, वहां की कृषि व्यवस्था कैसी है, परिवहन के साधन कैसे है, मानवीय संसाधन हो गए का अध्ययन भी साथ में किया जाता है। तो किसी राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हम राजनीतिक भूगोल में पढ़ते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा या किसी भी राज्य की जो जनसंख्या होती है उसको आश्रय मिलता है, उसका राज्य जो है वो विकास करता है, तथा जो राज्य की रक्षा के साधन है। भाई अगर कोई राज्य है वो प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से साधन संपन्न होगा, अच्छी स्थिति में होगा, तो ही वो राज्य विकास कर पाएगा, वहाँ की जनसंख्या जो है वो उसको जीविका के साधन उपलब्ध होंगे, और मतलब वो जो उन संसाधनों की सहायता से ही राज्य विशेष जो है वो अपने राज्य की रक्षा कर पाएगा, अपने लोगों की रक्षा कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं राज्य की जनसंख्या का सामाजिक और प्रजातीय स्वरूप। इसके अंतर्गत राज्य का जो आंतरिक प्रशासन है वो प्रभावित होता है इसके द्वारा कि उस राज्य विशेष की जनसंख्या जो है उनकी कैसी भाषा है, कैसा धर्म है, कौन सी जाति के लोग वहां पर रहते हैं। तो ये सारी जो चीजें ये आती हैं सांस्कृतिक, सामाजिक और प्रजातीय स्वरूप में। तो राज्य विशेष के जो जनसंख्या का सामाजिक और प्रजातीय स्वरूप है वो उस राज्य का आंतरिक प्रशासन किस प्रकार का होगा उसको निर्धारित करता है, उसका निर्धारक कारक है। जैसा कि अभी मैंने बताया था एक राज्य के दो प्रकार के संबंध होते हैं, एक होता है आंतरिक प्रशासन किस प्रकार का, दूसरा एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ किस प्रकार का संबंध है। तो राज्य का जो आंतरिक प्रशासन है उसको वहां की जनसंख्या की जो सामाजिक प्रजातीय संरचना है वो काफी हद तक प्रभावित करती है। इसके बाद हम देखें तो एक राज्य पूर्णतः
स्वयं के आंतरिक संसाधनों पर ही निर्भर नहीं करता, अपितु उसे अपने विकास के लिए दूसरे जो राज्य होते हैं उनके साथ राजनीतिक समझौते स्थापित करने होते हैं, और उनके द्वारा जिन संसाधनों की उसके उस राज्य विशेष में कमी है उनकी वो आपूर्ति करता है। और ये समझौते जो होते हैं ये न केवल राजनीतिक कारणों से बल्कि आर्थिक कारणों से भी किए जाते हैं। अतः राजनीतिक भूगोल इस प्रकार के जो समझौते होते हैं राजनीतिक और आर्थिक, उनके भौगोलिक स्वरूप को भी स्पष्ट करने का कार्य करता है। यानी कि एक राज्य जो है वो दूसरे राज्यों के साथ अपनी आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं की दृष्टि से किस प्रकार के समझौतों का निर्माण करता है, समझौते स्थापित करता है, उन सब समझौतों के जो भौगोलिक स्वरूप है उसका अध्ययन भी राजनीतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है, इसके अंतर्गत किया जाता है। वर्तमान जो विश्व है, वर्तमान विश्व की विभिन्न राजनीतिक घटनाओं का भौगोलिक कारण भी राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, हर राजनीतिक घटना के पीछे कोई ना कोई भौगोलिक कारण जो है वो मौजूद होता है, जिसके कारण वो राजनीतिक घटना घटित होती है, और उन भौगोलिक कारणों का अध्ययन विश्लेषण भी राजनीतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चाहे वह पश्चिमी एशिया का संकट हम देख लें, या हम अफगानिस्तान का देख लिए, या भारतीय उपमहाद्वीप की जो घटनाएं हैं, ठीक है, ये इन सब के पीछे कोई ना कोई भौगोलिक कारण जो है वो मौजूद है। तो उन सब कारणों के बारे में और इन घटनाओं के जो समाधान है, समाधान का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भी अध्ययन जो है वो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अब अगर हम देखें कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों की व्यवहारिक भूमिका जो है वो भी राजनीतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण भाग है, और विश्व के विभिन्न अशांत क्षेत्रों के कारण विश्लेषण, उनकी समस्याओं का समाधान भी राजनीतिक भूगोल के विषय क्षेत्र का अंग है। यानी कि विश्व में कई क्षेत्र ऐसे हैं जो सामरिक दृष्टि से अशांत क्षेत्र है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, वहां पर जो समस्याएं मौजूद हैं उनका समाधान करना, उनका हल निकालना भी राजनीतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों की जो भूमिका है उसके बारे में भी इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। राजनीतिक निर्णयों में भौगोलिक उपक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसका अध्ययन भी राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। निर्वाचन भूगोल जो है वो भी राजनीतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निर्वाचन भूगोल जो है, निर्वाचन भूगोल भी राजनीतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसमें निर्वाचन को प्रभावित करने वाले विभिन्न भौगोलिक तथ्यों के साथ साथ निर्वाचन के जो परिणाम होते हैं उनका क्षेत्रीय विश्लेषण और उनका मानचित्रण, उनके व्यवहारिक पक्ष का विवेचन भी राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसके साथ साथ ये तो सामान्य जो वर्गीकरण दिया गया है राजनीतिक भूगोल के विषय क्षेत्र का वो है। अब हार्टशॉन जो हुए हैं भूगोलवेत्ता, उनके अनुसार एक राज्य जो है उसका प्रमुख उद्देश्य है राष्ट्रीय भूखंड के अंगों को एक समन्वित व्यवस्थात्मक इकाई में पिरोना। ठीक है, जिसके लिए हर राज्य देश के आंतरिक राजनीतिक जीवन को नियंत्रित करने और नागरिकों को बाहरी राजनीतिक इकाइयों के प्रभाव से सुरक्षित रखने का कार्य करता है। मतलब अपने जो देश के अंदर जो राजनीतिक जीवन है उसको तो नियंत्रित करना ही है, साथ ही अपने देश के नागरिकों को जो बाहरी प्रभाव है राजनीतिक इकाइयों का, दूसरी राजनीतिक इकाइयों का, उससे भी सुरक्षा प्रदान करना है। एक देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित रूप से विकास करना है, उसका विकास करके देश को आत्मनिर्भर बनाकर एक सूत्र में पिरोना भी राजनीतिक भूगोल का अंतर्गत आता है। और आधुनिक राज्य जो है वो विश्व राजनीतिक समुदाय के सदस्य हैं, अतः अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राज्य प्रतिस्पर्धापूर्ण वातावरण में रहता है। यह भी आवश्यक है कि नागरिक राष्ट्रीय हित को अपने स्थानीय हितों पर वरीयता दे। ठीक, अपने स्थानीय हितों को भूल करके वो राष्ट्र को महत्व दे और पृथकतावादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन न दे। इन हार्टशॉन के विचारों के आधार पर पाउंड जो भूगोलवेत्ता हुए हैं उन्होंने भी राजनीतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में अपने विचार रखे, और उन्होंने राजनीतिक भूगोल के विषय क्षेत्र को 6 भागों में बांटा। पहला, राज्य और राष्ट्र के बीच भौगोलिक समरूपता, अर्थात यह ध्यान रखना चाहिए कि राज्य की मूल भावना में आस्था रखने वाले सभी लोग देश विशेष की सीमाओं के अंदर ही रहे।
देश के संसाधनों का आंकलन करना, यानी कि इसमें भौतिक संसाधन जैसे स्थिति, आकृति, मानवीय संसाधन जैसे जनसंख्या की संरचना और उसकी गुणवत्ता, आर्थिक संसाधन और उसके विकास के स्तर और संभावनाएं, और औद्योगिक और तकनीकी विकास के आधार पर भी कोई राज्य अपने लोगों की अपेक्षाओं तथा उनके जीवन संबंधी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। फिर तीसरा उन्होंने कहा पाउंड ने कि राष्ट्र की जनसंख्या के भिन्न भिन्न गुटों की परस्पर संघ शक्ति अर्थात राष्ट्रीय आदर्शों के प्रति नागरिकों की आस्था भाव का देश की एकता की दृष्टि से विश्लेषण करना भी राजनीतिक भूगोल का विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अन्य देशों के साथ देश के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के बारे में इसमें पढ़ा जाता है, और देश के नागरिकों का जो राजनीतिक दर्शन है उसके बारे में भी इसमें पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार ये जो है ये पाउंड के अनुसार राजनीतिक भूगोल का विषय क्षेत्र था। अब अगर हम संक्षेप रूप में देखें तो राजनीतिक भूगोल जो है वो राज्य की समस्त गतिविधियों का अध्ययन करता है। समस्त गतिविधियों के साथ वो राज्यों के अंतर संबंधों का, उनके क्षेत्रीय सहयोग का, विश्व के विभिन्न राजनीतिक संगठनों का अध्ययन करता है। और वर्तमान राजनीतिक भूगोल जो है वो न केवल सैद्धांतिक निरूपण है बल्कि व्यवहारिक पक्षों को वो सैद्धांतिक पक्ष से अधिक महत्व प्रदान करता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो ये राजनीतिक भूगोल का विषय क्षेत्र वाला जो टॉपिक है ये भी पूरा होता है। और राजनीतिक भूगोल की परिभाषा, राजनीतिक भूगोल का विषय क्षेत्र का जो टॉपिक है वो हमारा इसके साथ पूरा होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।